प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इंट्रोडक्टरी वाली देख ली थी कि डिस्टेंस फार्मूला वगैरह किस तरीके से डिराइव होता है और किस तरीके से आपको डिस्टेंस एक्चुअली कैलकुलेट करना है। बट अभी कभी भी सवाल ऐसा तो नहीं आएगा कि डायरेक्टली तुम्हें दिया गया है पॉइंट, हाँ 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आ सकता है, बट 3 या 4 मार्क के लिए जो सवाल आएगा वो कभी ऐसा नहीं आएगा कि तुम पॉइंट्स दे दिए और आपको बोला जा रहा है डिस्टेंस निकालो। निकालना आपको डिस्टेंस ही है, जो कि डिस्टेंस के अलावा और निकालोगे भी क्या, लेकिन उसके जो पूछने का तरीका रहेगा या सवाल को जो फ्रेम करने का तरीका रहेगा वो तरीका अलग रहेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यानी कि सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला में कम से कम 7 या 8 प्रकार के देखो टॉपिक्स या फिर कंसेप्ट इस पे बनाए जा सकते हैं। आज उनमें से हम लोग सिर्फ एक टाइप सीखेंगे और उसी टाइप के बेसिस पे तुम लोग एक एक करके मुझसे अभी इस वीडियो के बाद कॉपी चेकिंग करवाने वाले हैं। तो अभी हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से क्वाड्रिलैटरल का नेचर क्या है या फिर जो क्वाड्रिलैटरल हमें दिया है वो गिवन क्वाड्रिलैटरल कैसा है हमें ये पता लगाना है। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल है क्या, एक 4 साइडेड क्लोज फिगर, ये तो तुम लोग जानते ही हो। अब ये जो आप लोगों के पास एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है जिसे आप लोग क्वाड्रिलैटरल कह रहे हो, ये क्वाड्रिलैटरल कैसा रहेगा। अब क्वाड्रिलैटरल तो कैसा भी रह सकता है, एक्सक्यूज मी, ये आप लोगों का रेक्टेंगल रह सकता है, स्क्वायर रह सकता है, पैरेललोग्राम रह सकता है, रोम्बस रह सकता है, ट्रेपेजियम रह सकता है, काइट रह सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, इस वीडियो में के इस कंसेप्ट के बेसिस पर हम लोगों ने अभी पार्ट 1 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनाने हैं या फिर टाइप 1 टाइप के, टाइप 1 कर दो, पार्ट 1 नहीं, टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। और टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, कि आप लोग जो क्वाड्रिलैटरल यूज़ कर रहे हो ये क्वाड्रिलैटरल का टाइप क्या है, ये वाली चीज़ हम लोगों को पता लगानी है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, 4 पॉइंट बताऊंगी, बस उसको दिमाग में याद रखोगे। वो ये है कि अगर कल को आपको किसी को प्रूफ करके बताना हो कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये एक स्क्वायर है, तो कैसे बताओगे। स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं, आप साइड्स कितनी होती है 4, और स्क्वायर या फिर किसी भी या दूसरे क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल्स कितनी होती हैं 2। सारी साइड्स के डिस्टेंस फॉर्मूले से उनकी वैल्यू निकाल लो, मैं करके दिखाऊंगी क्वेश्चंस। ठीक है, क्या निकाल लो, सारी साइड्स की डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यूज़ निकाल लो। अब यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी होंगी 4। ठीक है, चाहे स्क्वायर की बात करो या किसी की भी बात करो, साइड्स कितनी होने वाली है 4 और डायगोनल्स कितनी होने वाली है 2। तो स्क्वायर का केस ही इतना प्यारा है, ऑल आर इक्वल, यानी कि आपकी चारों की चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। और साथ ही साथ में जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो भी आपकी क्या आएंगी, इक्वल। मतलब ऐसा नहीं है कि साइड की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो डायगोनल की वैल्यू भी 4 आएगी। सारी साइड्स की वैल्यू अगर 7 7 7 आ रही है तो डायगोनल की वैल्यू कुछ और आएगी, लेट्स से 7√2 7√2, बट दोनों वैल्यूज आपस में सेम होंगी, उनका साइड्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल मेरा वास्ता ऐसे महान आत्मा से हुआ था जिसने मुझे ये बोला था, नहीं नहीं आपने तो कहा था कि डायगोनल भी इक्वल आएंगी, तो आपस में डायगोनल इक्वल आएंगी, साइड के इक्वल आएंगी, मैंने ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में भी 4 ही साइड्स होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में उसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल नहीं आने वाली हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगी, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स इक्वल मतलब 2 की जोड़ी सेम होगी और दूसरे 2 की जोड़ी क्या होगी, सेम होगी, अपोजिट चीज़ें इक्वल होंगी इसमें। अच्छा, क्या इनमें डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं रेक्टेंगल के केस में, कि रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। हाँ, डायगोनल्स इक्वल आएंगी, बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों की दोनों कैसी आएंगी, इक्वल। तो इस तरीके से हम चीज़ों को रेक्टेंगल प्रूफ कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में अगर मुझे चीज़ों को ये प्रूफ करना था, क्या कोई चीज़ रोम्बस है, तुम्हें पता होना चाहिए रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर का छोटा भाई होता है। तो जिस तरीके से स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल थी, वैसे ही आप लोगों के रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स क्या आएंगी, आपकी इक्वल आएंगी। लेकिन रोम्बस में जब आप डायगोनल कैलकुलेट करोगे, ठीक है, रोम्बस में जब आप डायगोनल कैलकुलेट करोगे तो दोनों की दोनों डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। क्या रोम्बस में हम डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कि रोम्बस में हम लोग डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। जस्ट थिंक ओवर इट।
तो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो तुमने बोला कि हाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो दोनों की दोनों डायगोनल की वैल्यू कितनी आएंगी, डिफरेंट आएंगी। ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर में क्या आ जाता है आप लोगों के पास, पैरेललोग्राम डी पॉइंट में। ये भी तो हम लोगों का फेवरेट क्वाड्रिलेटरल है। 9th स्टैंडर्ड में तो इसके ऊपर तुम लोगों ने रिसर्च थेसिस कर दी थी। पैरेललोग्राम में आ जाओ। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का छोटा भाई है। तो जिस तरीके से रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों का जो पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो ऐसे में आपने अपोजिट साइड्स इक्वल निकाल दी। फिर एक दूसरा स्टूडेंट आर्ग्यू करने लगेगा कि नहीं करके साइड्स इक्वल हैं तो आप रेक्टेंगल बोलो। अरे काय को रेक्टेंगल बोलूँ? तो उससे ना पगले समान आर्ग्यू करने से बेटर है आप क्या करो, उसको बोलो कि एक काम कर, तू डायगोनल निकाल। तो जैसे वो डायगोनल निकालेगा, अगर दोनों डायगोनल सेम आ जाती है, अपोजिट साइड्स भी सेम आ गई, डायगोनल्स भी इक्वल आ गई, तो वो रेक्टेंगल। लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल सेम नहीं आती है। डायगोनल्स कैसी आती है, डिफरेंट। सो इस वजह से वो वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी आप लोगों की, पैरेललोग्राम। खत्म हो गया हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा प्रवचन, ठीक है। अच्छा, और इसी बेसिस पर एक और बातचीत कर लेते हैं। जैसे पार्ट 1 में आपने आइडेंटिफाई किया, किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया आपने, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इवन तुमसे ये भी एक सवाल आ सकता है कि आप क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करने के बजाय आप ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ट्राइंगल। मैं ज़्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे ज़्यादा इलस्ट्रेशन लेने से क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो इस बात से होगा ना कि तुम लोगों से बनने चाहिए। तो मैं 1 या 2 इलस्ट्रेशन लूँगी, क्योंकि 1 या 2 ही इलस्ट्रेशन में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, बस कोई कैलकुलेशन एरर मत करना। जैसे अगर आपको ट्राइंगल का टाइप आइडेंटिफाई करना है, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो यानी कि आपको 3 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। एक होता है आप लोगों का इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में हम तो जानते ही हैं, बहुत ही फेमस ट्राइंगल है। अगर वहाँ पे तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, आपने 3 साइड्स की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली और तीनों की तीनों ऑल 3 साइड्स अगर आप लोगों की इक्वल आ गई, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि वो ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल। उसके बाद पॉइंट नंबर बी में आते हैं। पॉइंट नंबर बी ये है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल ना होते हुए आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस हो। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या नियम बैठता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है, ठीक है। आपकी एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। आपकी कोई भी 2 साइड्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल आ रही है, तो तुरंत टिक मार देना कि तुम आइसोसेलेस हो, ठीक है। अच्छा, देखो कहीं स्पेलिंग वेलिंग एरर हो तो स्पेलिंग ठीक कर लेना। हम लोग इंग्लिश पढ़ने नहीं बैठे, मैथ्स पढ़ने बैठे हैं। कैलकुलेशन एरर नहीं होगी, ये 99.99% मैं एश्योर करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी मैं पगली नहीं हूँ बिल्कुल भी। जितने बेहोश आत्माएं तुम हो, पिछले साल की बैच इतनी बेहोश भी नहीं थी, इवन बैच 2 वाले भी इतने बेहोश नहीं थे जितने तुम लोग बेहोश हो। तो ऐसे में स्पेलिंग का हो सकता है एरर वगैरह कभी लिखते देने में हो जाए। नेक्स्ट होता है आप लोगों के पास एक स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में आपकी सारी की सारी यानी कि तीनों की तीनों साइड्स इक्वल आएंगी नहीं, ऑल 3 साइड्स की वैल्यू विल बी डिफरेंट, याद रखना। तो वाला ट्राइंगल आप लोगों का क्या कहलाएगा, स्केलेन कहलाएगा, ठीक है। तीनों साइड्स की वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंट। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट एंट्री लेता है, और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट एंट्री लेता है आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई क्या, आइडेंटिफाई वेदर गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट, ठीक है। वेदर गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट। तो जब आपको एक पूछा जाए कि यार ये गिवन ट्राइंगल आप लोगों का राइट एंगल है कि ये राइट एंगल नहीं है, तो क्या करना, अभी मुझको नहीं पता, तो इसकी स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। क्या करो, 3 ट्राइंगल, चाहे राइट एंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलेन हो, या चाहे इक्विलैटरल हो, साइड्स तो 3 ही होंगी ना उसमें। सो कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो, वैल्यू किसकी, ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, बराबर। कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय यूजिंग, किस चीज़ को यूज़ करके, अभी अभी जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, बाय यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर। डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करो, और डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद बड़े ही प्यार से आप क्या कर लें, उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। पॉइंट नंबर 2, वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा,
आप एक काम करो, उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उस लार्जेस्ट वैल्यू का स्क्वायर कर लेना। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ होगी, ठीक है, अभी 3 में से एक वैल्यू लार्जेस्ट है तो 2 बच गई ना, तो जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ होंगी, जैसे वैल्यू नंबर 1 जो रिमेनिंग है उसका स्क्वायर कर लेना, वैल्यू नंबर 2 जो आप लोगों की रिमेनिंग है उसका स्क्वायर कर लेना और दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना। शायद तुम्हें याद आ रहा होगा, अभी अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ा है, तो उस वक्त भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना रहता था कि आपको जो 3 वैल्यूज़ का सेट दिया है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो उस वक्त भी मैंने तुमसे बोला था कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे अपनी हाइपोटेनियस मानकर उसका स्क्वायर करो, और अगर उसके स्क्वायर का जो वैल्यू है अगर अदर 2 साइड्स के एडिशन के बराबर आता है तो आप उसे क्या कहोगे, स्क्वायर के एडिशन के बराबर, कि वो हाँ बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि वो लोग क्या है, बोलो आप लोगों के राइट एंगल है। तो इफ़ मान लेते हैं कि आपने जो लार्जेस्ट वैल्यू का जो स्क्वायर किया और उस लार्जेस्ट वैल्यू की स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों की वैल्यू नंबर 1 जो कि रिमेनिंग है उसका स्क्वायर प्लस आप लोगों का जो वैल्यू नंबर 2 जो आपका रिमेनिंग है उसके स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल आ गया, तब आप ऐसा कहना कि देन माई ट्राइंगल इज राइट एंगल। हाँ, लास्ट लाइन लिखते वक्त माई ट्राइंगल नहीं लिखोगे, गिवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल लिख देना, बस खत्म। यही 3 प्रकार के सवाल तुम लोगों को घूम फिर के पूछे जाएंगे। अब इसमें मैं एक इलस्ट्रेशन ले लेती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह को आपको टैकल करना है। 4 पॉइंट्स दिए हैं, 0, -1, ठीक है, एक पॉइंट दिया है 6, 7 और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है -2, 3, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है 8, 3। अब तुम्हें मुझको ये बताना है कि ये देखो 4 पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा, ट्राइंगल तो होगा नहीं। तुम्हें मुझे पता लगा के बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें हम लोग ट्रेपेजियम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग काइट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और पैरेललोग्राम इनमें से ही चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इस टाइप के सवालों में, वो ये होता है कि आपने ये जो वैल्यूज़ दिए ना अपनी मर्जी से ना ले लेने का, कि एक ने ले लिया 0, -1 वेदश्री ने, फिर वेदश्री ने 6, 7 यहाँ लिया है, -2, 3 यहाँ लिया है, 8, 3 यहाँ लिया है, और पता चले जो हमारा ओम है उस ओम ने 8, 3 यहाँ ले लिया है, -2, 3 यहाँ ले लिया है और 0, -1 ऐसा, मतलब रैंडम वैल्यूज़ कैसे भी अपने ऑर्डर में नहीं ले सकते। तो फिर वैल्यूज़ को हम कैसे लेंगे बताओ। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्यारा सा रफ में ये इस तरीके का एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेना। क्वाड्रेंट सिस्टम में वैल्यूज पुट मार्क करो। 0, -1 किधर आएगा, 0, -1, 0, -1 इधर आएगा, ये इधर, ये होगा 0, -1। ओके, लेट इट बी योर ए पॉइंट। अच्छा, 6, 7 किधर आएगा, मान लेते हैं ये 6 है, ये 7, ये यहाँ कहीं ऊपर की तरफ आएगा बी, ये मान लो 6, 7 है। -2, 3 कहाँ आएगा, -2, 3 ये कहीं ऊपर की तरफ, नहीं रुको, हाँ ये कहाँ, यहाँ कहीं ऊपर की तरफ आएगा, लो ये सी, -2, 3 आएगा। उसके बाद 8, 3 कहाँ आएगा, 8, 3 ये लंबे में कहीं 8 होगा और उससे नीचे में कहीं 3 होगा, ये ऐसा। तो इनडायरेक्टली अगर मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल रफ में क्रिएट करना है, मतलब ये काम तो मेरा रफ में होगा बट ये वाला काम मेरे फेयर में होगा, और मुझे इस तरीके से इस डब्बे को क्रिएट करना है कि 0, -1 को अगर मैं ए कह रही हूँ तो 0, -1 के बाजू का पॉइंट कौन होना चाहिए, 8, 3, ठीक है। उसको तुम्हें जो नाम देना है दो, नाम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसी 0, -1 के ऊपर की तरफ वाला पॉइंट क्या होना चाहिए आप लोगों का, -2, 3। अब ऑब्वियसली जो एक बच गया वो क्या होगा आप लोगों का, सी, दैट इज 6, 7। तो पहले उन पॉइंट्स को अपना रफ में कार्टेशियन पॉइंट्स में प्लॉट कर लेना, ठीक है। और अगर मेंटली ऐसा प्लॉट कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर मेंटली नहीं कर पाते हो तो रफ में कर लेना। रफ में करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे। अब क्या करेंगे, रफ में पुट करने के बाद आपको हर एक साइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए बी। तो ये है आप लोगों का ए कोऑर्डिनेट, ये है आपका ए कोऑर्डिनेट 0, -1 और ये है बी कोऑर्डिनेट 8, 3।
तो क्या करो, इस 0 को अपना x1 ले लेना, इस -1 को अपना y1 ले लेना, इस 8 को अपना x2 ले लेना, इस 3 को अपना y2 ले लेना, बराबर। अभी बहुत ही प्यार से डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाना और प्यार से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आ जाएगी 8, x1 की 0 उसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3, बीच में माइनस का साइन और y1 भी माइनस है, इतना ध्यान तुम्हें देना है। अभी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 3 + 1 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 64 और 16 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो वो चीज़ आ जाएगी 80, और 80 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो वो आ जाएगी 4√5। ठीक है, ये मैंने निकाल ली ए बी की वैल्यू। वैसे ही अब मुझे और भी वैल्यूज़ निकालनी है। लेट्स से मेरे को बी सी निकालना है, तो बी सी के लिए ना पहले पॉइंट्स लिख लेना। बी पॉइंट अपन ने किसको लिया है, 8,3 को, और उसके बाद हमने सी पॉइंट किसको लिया है, 6,7 को। तो जो 8,3 है उसको अपना 8 x1 ले लेना, 3 आपका y1। ये मत सोचना कि अरे यार पहले वाले केस में तो x1 अलग था, हम जितनी बार अलग अलग साइड्स लेंगे हम x1 y1 अपने चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x2 और ये कितना हो गया y2। चलो बी सी कैलकुलेट करो। अब मैं फटाफट कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, लेकिन तुम लगाओगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं कर सकती हूँ, तुम्हारे पे मुझे कोई एक एक रत्ती भर का भरोसा। सो देयरफॉर डिपेंड करता ना भाई इंसान कैसा कैसा है। तो 6 में से 8 गया, कितना आएगा 2, और 2 के बाद कितना आएगा, ठीक है 6 में से 8 क्या आएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 + 4 होएगा 20, और 20 यानी कि आएगी वैल्यू 2√5 बराबर 2√5। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट किसका है, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिया, सी डी निकालते हैं। चलो, तो सी डी निकालने के लिए सी के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है 6,7, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डी के कोऑर्डिनेट्स है -2,3, जिसमें से इसको मैंने क्या ले लिया है x1, इसको मैंने क्या ले लिया है y1, इसे क्या ले लिया है x2, इसको क्या ले लिया है y2। तो यहाँ से आपके पास में सी डी है, अच्छा है। अब उस सी डी में आपने डायरेक्ट मैं यूज़ करती हूँ, तो x2 माइनस x1 -2 -6 -8 -8 का स्क्वायर 64 प्लस y2 माइनस y1, 3 में से 7 गया -4 -4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 80, और 80 यानी कि कितना 4√5। वैसे ही हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, और अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0, -1, डी का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास 8,3। ठीक है, अच्छा एक मिनट देख ही लूँ ना, डी का कोऑर्डिनेट वही है, नहीं, डी का कोऑर्डिनेट -2,3 है, तो ये -2,3। अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ए डी निकालते वक्त ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा 2√5। तो तुम ये देखो दो लोगों की वैल्यू, ठीक है, ये देखो दो वैल्यूज 4√5 आ रही हैं और दो वैल्यूज 2√5 आ रही हैं। इसका मतलब अपोजिट साइड से इक्वल वाला केस है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है, या तो फिर ये चीज़ कौन हो सकती है, आप लोगों का पैरेललोग्राम हो सकती है। तो हम लोगों को डायगोनल्स निकाल के भी इस चीज़ को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखो डायगोनल किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इस चीज को डायगोनल कहते हैं। जब आप अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर लेते हो ना उसको, तो यानी कि आपको बीडी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरी वैल्यू आपको किसकी कैलकुलेट करनी है, एसी की। अच्छा, तो पहले मैंने बीडी कैलकुलेट किया। बीडी में जो आपका बी है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 8,3। अच्छा, और उसके अलावा जो तुम्हारा डी है, डी फॉर डॉग, डॉग के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2,3। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे तुम, मैं नहीं लिख रही हूँ, तुम वैल्यूज पुट करोगे, सब कुछ सिस्टमैटिकली होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अभी बीडी में क्या आ जाएगा, माइनस करते हैं, -2 -8 -10, -10 का स्क्वायर 100, 3 -3 0 और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये आई वैल्यू 10। डायगोनल की वैल्यू कितनी आई 10। जैसे मैंने बी डी एक डायगोनल कैलकुलेट किया है, वैसे ही एक दूसरा डायगोनल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और वो कौन है, आपका ए सी। ठीक है, अच्छा तो ए सी में ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, -1, सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6,7। इसको मैंने ले लिया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अच्छा और एक मिनट,
ये भगवान, छोड़ो, आगे देखते हैं। अब हम लोगों को AC, तो AC में क्या आ जाएगा, ये वाली चीज 6 माइनस आप लोगों का 0, तो 6 माइनस 0 में कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, ये डायरेक्ट लिख देता है। 7 माइनस ऑफ -1 यानी कि 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को ऐड किया 100 और 100 की वैल्यू 10। डायगोनल इक्वल आ गई है, तो डायगोनल इक्वल आ गई है तो सीधा मत लिख देना इट इज अ क्या नाम है रेक्टेंगल, उसको ऐसा लिखना बहुत ही प्यार से, BD इक्वल टू AC इक्वल टू 10। फिर लिखना हियर डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, चलो अच्छी बात है। और इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर दे देना 2। अच्छा, तो फिर इक्वेशन 1 कहाँ थी, इक्वेशन 1 यहाँ ऊपर लिखना कि यहाँ पे हियर आपने 4 वैल्यूज निकाली जिसमें से आपका AB, ठीक है, किसके बराबर आ गया है, AB किसके बराबर आया, CD के, तो ऐसा लिखना हियर AB इक्वल टू CD इक्वल टू 4√5। और फिर क्या लिखोगे आप, BC इक्वल टू कितना, AD, BC इक्वल टू AD इक्वल टू 2√5। फिर यहाँ पे एक लाइन और लिखना कि हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ऐसे, ठीक है, इसको दे देना अपनी इक्वेशन नंबर 2। और फिर लिखना कि देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमें ये शिक्षा मिलती है कि देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल, या फिर जो भी आप दो उसको, हाँ, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज व्हाट, आप लोगों का रेक्टेंगल, बराबर। अब इसमें बस एक ही सावधानी रखनी है कोऑर्डिनेट्स लेने की, कोऑर्डिनेट्स इसी ऑर्डर में मत लेना जिस ऑर्डर में यहाँ लिख कर दिए, ऐसा मत करना। वैसे तो ये चीज़ 9th में भी थी जब आप हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन मुझे पता है तुम सभी की सभी बेहोश आत्माएं हो, कुछ तुम्हें याद तो रहा नहीं होगा, बट आपको कभी भी कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही उस ऑर्डर में मत लेना जिस ऑर्डर में उसने लिख कर दिया है। हाँ, अगर वो ऐसा लिखा रहा है कि टेकन इन ऑर्डर, तो फिर ऐसा वर्ड आया कि जैसा मैंने लिया आप वैसा ही ऑर्डर लो, तो आप फॉलो करना, अदरवाइज फॉलो मत करना। फिर अपना थोड़ा रफ में बनाकर देखना, और रफ में बनाने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है। वैसे ही इसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग कोऑर्डिनेट्स वाले भी आते हैं कि मिसिंग एक कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट में से 3 कोऑर्डिनेट दिया है, चौथा कोऑर्डिनेट मिस कर दिया, बताओ चौथा कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वो सब भी हम सीख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं सिखाने में, लेकिन धीरे धीरे स्लो बेबी स्टेप्स लेंगे। अच्छा, अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो देखो, चाहे प्रूव दैट बोले कि आइडेंटिफाई बोले, चारों साइड्स तो निकालनी ही है और दोनों डायगोनल्स तो निकालनी ही है। और इसी तरीके से लिखना है देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूव दैट, इट इज मीन प्रूव दैट कि इट इज अ रेक्टेंगल और इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, नो चेंज इन स्टेप। हाँ, कई बार तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन मान लेते किसी ने तुमसे पूछ लिया कि एरिया आपको कैलकुलेट करके देना है। अब तुम सोचोगे एरिया यहाँ कैसे प्रकट हो गया, तो वैसे तो एरिया वाला टॉपिक जो है वो आप लोगों के इस साल 10 CBSE का बोर्ड एग्जाम से डिलीट कर दिया गया है, बट मैं उस डिलीटेड एरिया की बात नहीं कर रही हूँ। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे एरिया आप निकाल सकते हो। वो कैसे आएगा, आपसे मान लेते किसी ने पूछा कि प्रूफ दैट करो कि जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों के एक रोम्बस के पॉइंट से, और प्रूफ दैट कर लेने के बाद मुझे एरिया भी निकाल के, एरिया भी निकाल, तो फिर तुम एरिया कैसे निकालो, तो रोम्बस के साथ निकालो, बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ लिखेंगे, और क्या होता है डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 की वैल्यू तो वैसे भी निकाल के बैठे हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, डायगोनल 2 की वैल्यू वैसे भी निकाल के बैठे हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, खत्म। किसी ने तुमसे एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ लिया, तो उससे आसान चीज क्या हो सकती है, साइड का स्क्वायर, और सारी साइड्स तो सेम ही होती है, किसी भी एक साइड की वैल्यू पुट करो, आंसर ले आओ। किसी ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम इसको 2√5 को ब्रेथ ले लो, 4√5 को लेंथ ले लो, तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, 4√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5 इक्वल टू कितना आ गया, 8 × 5 यानी कि 40 यूनिट्स वगैरह लगा देना, स्क्वायर यूनिट, बराबर। तो ये इस तरीके से सवाल रहेंगे। ट्राइंगल्स वाले सवाल आएंगे, शो दैट करो कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, ठीक है, तो तीनों साइड्स निकाल लेना, तीनों में क्या अगर इक्वल आ गई तो इक्विलैटरल, 2 आई तो आइसोसेलेस, एक भी नहीं आई तो स्केलेन, बस खत्म। तो आज इसी टॉपिक पे हम सवाल करेंगे। मुझे पता है कि ये पूरे वीडियोस वगैरह देखने में तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के, तो उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा उतने टाइम में हम क्वेश्चंस करेंगे। और कल तो तुम लोगों का लर्निंग डे है, और
उसके बाद फिर हम लोग जब मंडे से क्लासेस रिज्यूम करेंगे तो फिर यहीं से कॉपी चेकिंग कंटिन्यू करवाएंगे। पैटर्न ऐसे ही चलेगा कि तुम्हारे पास एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, उसको तुम्हें देखना है और उसको देखने के बाद फिर अपने अपने उस पर सवाल बनाने हैं, क्योंकि तुम सभी का मेंटल स्तर अलग अलग है। कई लोग लाइव क्लासेस में तुरंत समझ जाते हैं, कई बेचारों को भेजे में बात ही नहीं जाती कि मैंने क्या बोल दिया। तो ऐसे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। उनको अगर धीरे धीरे वो समझेंगे तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन एकदम स्पीड उनकी नहीं हो पाती है। तो मुश्किल से तुम में से 4 या 6 लोग गेन कर लोगे, बाकी लोग गधे के गधे ही रह जाएंगे, उनसे कुछ बनेगा ही नहीं। तो ऐसे में उनके लिए, सबके लिए वीडियो रिकॉर्डेड है। अपनी अपनी स्पीड में देखो, किसी को एकदम स्लो मोशन में देखना है स्लो में देखो, किसी को 1.5 टाइम्स करके देखना 1.5 टाइम्स की स्पीड में देखो, कैसे भी देखो। मुझे बस सवाल से मतलब है, हमें भी सवाल चेकिंग से मतलब है। अपनी कॉपी चेकिंग एकदम लाइव रहेगी फिर, ठीक है। उसमें तो ऐसा नहीं होता ना कि तुम पीडीएफ बना के मुझे भेज देते हो और एक गुजरे जमाने में कभी चेक होती है, तभी के तभी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, इस चीज़ को ओवर करो और अपना आगे का काम कॉपी चेकिंग मेरे से करवाना शुरू कर दो।